देखिए, बात जब यकीन की आती है तो यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातिह आलम। ये शेर हालाँकि और ये मिसरा जो था वो रसूल से मोहब्बत की बात थी, लेकिन यकीन की बात थी, अल्लाह पे भरोसे की बात थी। ज़ाहिर है कि ये वो भरोसा जो अपने रब पर किया गया था, इन्होंने अपने रब पर तो भरोसा किया है, लेकिन रब के बंदों पर इनका भरोसा उठ चुका है। हम ज़रूर यहाँ की कुछ महिलाएं हैं, चूँकि ज़ाहिर है वो घायल हुई हैं, और वो बच्ची जिसने बड़ी हिम्मत से काम किया था उससे भी बात करेंगे और आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन हम इस बीच में उन महिला से थोड़ी सी, हालांकि बात हो चुकी है, मुझे लगता है सभी से बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी मेरे जहन में एक बात आ रही थी। मैंने अपने साथी से, कुलीग से कहा कि मैं कुछ बात करना चाहूँगा। मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि जब ये हादसा हो रहा था तो जाहिर है ये महिलाएं हैं, और अच्छे अच्छे लोग इस तरह के हादसों में अपना होशो हवास खो देते हैं। तो इन्होंने अपने होशो हवास को बरकरार रखते हुए अपने मर्दों को बचाने के लिए क्या तरकीब इख्तियार की थी? आपने कुछ ऐसा किया जिससे आपको लगा कि हमने काम ठीक किया और हमें कुछ और भी करना चाहिए था? आप क्या कर सकती थी, और कुछ जहन में है आपके? जी नहीं, हम तो बिल्कुल बेबस थे, कुछ कर नहीं सके थे। बस जी। ये तो हाथ पाँव जोड़े उनके, खूब खुशामद करी, मगर वे एक नहीं माने खुद। भाई हम तो तुम्हारे सहारे से ही पड़े, हम तो वो हैं बहुत ज़्यादा, मगर कुछ नहीं सुना उन्होंने। देखिए, ये बिल्कुल, हाँ, ज़ाहिर है हम समझ पा रहे हैं आपका स्टेज, और ज़ाहिर है ये हमारे एक दूसरे साथी हैं साजिद भाई, इनका क्या नाम है, और ज़ाहिर है इनके भी पैर में चोट है। जी। अच्छा, मोहम्मद आबिद, आप क्रिकेट खेल रहे थे? जी। जी। अच्छा, क्रिकेट खेलते हुए क्या आपसे जिन लोगों ने ये कहा कि यहाँ क्रिकेट ना खेलो, उससे पहले आपने उनको देखा कभी? जी नहीं। पहली बार दिखाई दिए, जी। और उन्होंने आपको क्रिकेट खेलने से मना कर दिया। जी। फिर आपने क्या किया? जी, हम क्रिकेट और बॉल दे के उन्हें वापसी आने ही लग रहे थे, तो इतनी देर में उन्होंने मामू के चाटे मार दिए। अच्छा। हाँ, उन्होंने बोला कि तुम मुल्ला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हम्म। कि तुम्हें तो पाकिस्तान जाना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया उन्होंने, और मामा के चांटे मारे। फिर हम वापसी आ गए। आप वापसी आ गए, उसके बाद जो दोबारा फिर वो लोग आए, या उसके बाद आप, मतलब उसके बाद क्या हुआ? वो आप वापसी आ गए तो फिर उनको भी चला जाना चाहिए था। उसके बाद वो वार्निंग दे के गए कि 5 मिनट में आ रहे हैं। हमने सोचा कि भाई उन्होंने मारा है, गलती उनकी है, वे फिर नहीं आएंगे। फिर वे 5 मिनट के बाद आते हैं, 10-12 लड़के लाठी डंडों से हम पे वार कर देते हैं। ठीक है, आप उनमें से किसी को पहचानते नहीं? सर पैसे तो निजी तौर पे तो नहीं पहचानते, लेकिन चेहरा देखेंगे तो पहचान लेंगे। ठीक है। देखिए, ये क्रिकेट के मैदान में जो जंग का मैदान बनाया गया, जिसको खौफ और भय का, एक आतंक का माहौल बना दिया गया, अब इनके अंदर एक ये नफ़रत, इनके अंदर एक खौफ पैदा हो गया है, और ये भी किसी हाल में भी यहाँ नहीं रहना चाहते। तो आप मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान जो है, जिसको हम गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा कहते हैं, पूरी दुनिया में जो हमारी तहज़ीब मशहूर है, वो इसीलिए है कि हमारी यहाँ सारी कौमें आपस में मिलकर रहती हैं। लेकिन आज जब ये इस गांव से, जिस गांव का नाम है, इस गांव का नाम है, क्या नाम है इस गांव? भूप सिंह कॉलोनी। ये भूप सिंह कॉलोनी है, कोई भूप सिंह थे, उन्होंने अपने नाम से ही ये कॉलोनी बना दी है। ये भूप सिंह कॉलोनी जो गुड़गांव की है ना, गुड़गांव में एक छोटा सा गांव है। ऐसे में भूप सिंह कॉलोनी में कितने मकान यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी के हैं, कुछ बता सकते हैं आप साजिद भाई? 8-10 मकान है यहाँ पे। कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, उनका कुछ नहीं चलता। दबंगों के सामने क्या चलेगा किसी का? ठीक है। उनके छोटे मकान है या आपका जैसा बड़ा शीशे का मकान है? उनके सबके छोटे मकान हैं। अच्छा। तो कभी आपको ऐसा लगता है कि शायद ये मकान से कुछ नफरत हो, आपके पैसे से, आपकी तरक्की से कुछ नफरत का शिकार हुए हों आप लोग? मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं। आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ? आपको ये महसूस होता है कि आपके खिलाफ जो नफरत थी वो सिर्फ क्रिकेट के मैदान से शुरू नहीं हुई, शायद वो नफरत पहले से बस रही हो दिलों में? वो क्या नफरत थी? ये मुझे उनके दिलों का नहीं पता। जाहिर है कौन किसके दिल को पहचान सकता है। शहजाद भाई, चूँकि आप इस पूरे मामले में 21 तारीख से, यानी होली के दिन से ही शरीक हैं, और आप दिनों रात इस मसले को पर्सनली देख रहे हैं। नहीं, देखिए, जैसे ये हमारे मोहम्मद साजिद जो हैं, ये बागपत से हैं और पिछले 15 साल से यहाँ रहते हैं, और वो ख़ुद ये कह रहे हैं कि मैं उनको नहीं जानता। लेकिन ये हादसा होने के बाद जो सरकार का रवैया है, जो यहाँ के नेताओं का रवैया है, इनके पास ना आना, इनको किसी तरह की मदद न देना,
तो लगता है कहीं ना कहीं कि पुलिस का संरक्षण, सरकार की मदद उनके साथ में है। और आज एक हफ़्ता हो गया, एक हफ़्ते के बाद भी आज 5-6 लोग अरेस्ट हुए हैं, जबकि हमने उनको कहा था कि जी हम 2 दिन का आपको संडे तक हम आपका वेट करेंगे, अगर आप संडे तक आपने ये काम नहीं किया तो हम जो है ना हाईवे जाम करेंगे, कमिश्नर ऑफिस का घेराव करेंगे। तो उसके बाद पुलिस मुस्तैद हुई और उन्होंने 5-6 गिरफ्तारियाँ की है। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी सरकार आने के बाद में माइनॉरिटीज़ को खासकर ऐसा लगता है कि हम अपने देश में ना रह के किसी दूसरे देश में आ गए हैं। मेरा अपना कहना ये है, बल्कि मोहम्मद साजिद अभी पुलवामा में जो हमला हुआ था, ये सबसे आगे इन्होंने कैंडल मार्च निकाला। आप इनकी छत पे देखेंगे, मोहम्मद साजिद आप जी मोहम्मद साजिद जो चोटेल है, जिनके घर में आप बैठे हैं। अच्छा, इन्होंने पुलवामा के ऊपर कैंडल मार्च निकाला, कैंडल सबसे आगे थे गुड़गांव की तरफ से, राइट? जी, गुड़गांव की तरफ से कैंडल मार्च निकाला। बहुत बड़े देशभक्त हैं और हमें देशभक्ति साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये देश हमारा है। अगर हम दूसरे लफ्ज़ में कहें, क्या नाम है कि आप तो जब आपको आग लगाई जाएगी तो आप तो धुआं बन के उड़ जाएंगे, लेकिन हम तो मरने के बाद भी इसी मिट्टी में रहेंगे। तो हमसे ज़्यादा, और अगर हम देश के गद्दार हैं तो हम मुसलमान नहीं हैं, हम ईमान, वो देशभक्ति हमारे आधा ईमान है। देशभक्ति हमारे शहजाद साहब का कहना है कि आधा ईमान है। अभी हम जब छत पे गए थे हालात को देखने के लिए, ऊपर के हालात का अंदाज़ा करने के लिए, तो हमने देखा कि वहाँ तिरंगा लहरा रहा था। उस तिरंगे को देखकर मेरे जहन में बहुत सारे सवाल पैदा हुए और मैंने सोचा कि जिस घर की छत पर तिरंगा लहरा रहा है, उस छत के नीचे लोगों पर जुल्म और ज़्यादती के पहाड़ टूट रहे हैं। तो अगर वाकई तिरंगा लहराना कोई गुनाह है तो हम समझते हैं कि ये मुल्क के साथ भी एक गद्दारी है कि जो लोग अमन के माहौल में चिंगारी लगाते हैं। अच्छा साजिद भाई, ये बताइए, चूँकि आप यहाँ के ज़िम्मेदार हैं और थोड़े से अवेयर्ड भी हैं ना सोशली, ये बताइए कि क्या आपके पास सरकार की तरफ से अब तक कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव आया है, बड़ा नेता जो सरकार में हो? नहीं, मेरे पास कोई नहीं आया। आपके घर में कोई नहीं पहुंचा है अभी तक? मैं 4 दिन में हॉस्पिटल से आऊँ, उसके बाद आया हो तो मैं कह नहीं सकता। फ़िलहाल कोई नहीं आया। आपकी मौजूदगी में कोई नहीं है। आपकी नॉलेज में है कि कोई सरकार का यह बड़ा आदमी आया हो, सरकार से नहीं मतलब सियासी आदमी जो इस वक्त सरकार में है? सरकार किसकी है आपको मालूम है ना? क्या सरकार का बड़ा आदमी आपके हालात को समझने के लिए यहाँ पहुँचा? सर मैं तो इस कमरे में रहता हूँ, मेरे पे ना तो चला जाता ना फिरा जाता, बाहर क्या हो रहा है वो मुझे नहीं पता। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के कुछ और लोगों से जो हालात पर नज़र रख रहे हैं। जाहिर है ये लोग तो पीड़ित लोग हैं, है ना, ये तो मज़लूम लोग हैं। इन मज़लूमों के आवाज़ और इनकी हवास जाहिर है अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा ये बताइए, यहाँ ये सबसे पहले यहाँ आने वालों में कौन रहा, ये बताइए आप। सबसे पहले शहजाद भाई के साथ आए थे मेरे दोस्त, मैं उनका नाम भूल गया हूँ दिमाग से, है हाजी शहजाद खान, चेयरमैन गुड़गांव से, वो सबसे पहले आए थे। मुस्लिम माइनॉरिटी मंच शायद वो रहा, मुस्लिम एकता मंच के बता रहे हैं कि चेयरमैन हैं, जो यहाँ कांग्रेस के अल्पसंख्यक के अक़लियती सेल से शायद उनका कोई एसोसिएशन भी पहले रहा है, ऐसा मानना है कुछ लोगों का, वो यहाँ आए थे। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं, सरकार का कोई आदमी आपके पास नहीं आया, यानी बीजेपी का कोई बड़ा लीडर अभी तक नहीं पहुँचा है? बीजेपी के एक तेजपाल तंवर जी आए थे, सरकार की तरफ से कोई नहीं आया, तो एक पड़ोस के नाते आए थे मेरे। हाँ, ये कहते हैं कि बीजेपी के तेजपाल तंवर सिंह साहब यहाँ आए थे, उन्होंने आपके साथ आकर कुछ कहा कि हम आपको कुछ आश्वासन देकर गए कि वो आपको इंसाफ दिलाएंगे? कुछ नहीं कह के गए उन्होंने, ठीक है बेटा, ठीक है। तो ऐसे में देखिए, हमें कुछ ज़रा और इनपुट्स लेने होंगे और उन इनपुट्स में हम ये जानने की कोशिश करेंगे, चूँकि इंसाफ असल चीज़ है और इंसाफ का जब बात आती है तो वो अमन की जननी होती है। अगर हम पूरे देश में अमन और विकास चाहते हैं तो इंसाफ का लाना बेहद ज़रूरी होगा। यहाँ भोंड सी मस्जिद है, उसके अंदर रात को एक शव जलाया जाता है। हमारा प्रशासन से और सरकार से ये सवाल है कि अभी तक 5 दिन हो गए हैं, ये पता नहीं चला है कि वो शव किसका था, किस बच्चे का था, किस आदमी का था, किस लेडीज़ का था। और वो शव, ये घिनौनी हरकत मस्जिद के अंदर, मस्जिद की बदहुरमती करना और माहौल ख़राब करना, भाईचारा ख़राब करना, ये कौन लोग हैं और क्यों इन पर नकेल नहीं लगाती है सरकार? तीसरी सबसे अहम बात ये है, ये बच्ची मेरी गोद में बैठी है। जिस वक्त होली वाले दिन ये हादसा हुआ है,
सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने कम 20-25 आदमी घर के अंदर घुस जाते हैं, औरतें कोई बाथरूम में, कोई बेड के नीचे। ये बच्ची अपने छोटे भाई को, जो 1.5 साल का बच्चा, उसको गोदी में लेके अलमारी में घुस जाती है। लेकिन उन शैतानों ने इस बच्ची को ढूंढा और उस बच्ची को उधर फेंका। देखिए इसकी यहाँ चोट लग रही है, इसको भी फेंका उठा। जी हाँ, इसको उधर फेंका और उसको उधर फेंका। तो ये कहीं ना कहीं बहुत दमन और माहौल ख़राब करना चाहते हैं, और ये माइनॉरिटी जो है ना बहुत ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ मेरे ख्याल है तमाम इन मसाइल पर आप यहाँ रिलेटिव हैं इस फैमिली के, साजिद भाई एंड शहजाद भाई के? शाजिद भाई का मैं चचेरा भाई हूँ। आप कहाँ से आए? मैं दिल्ली से। आप दिल्ली से आए हैं, तो आप इनकी मतलब कुशलता और शेम लेने के लिए यहाँ पहुँचे? हाँ, इनकी मालूमात करने के लिए। अच्छा, तो आपके रहते हुए यहाँ कोई सरकार का आदमी पहुँचा? नहीं, हमारे रहते हुए कोई सरकार का कोई आश्वासन नहीं? कोई आश्वासन किसी तरह का नहीं। अच्छा, आप अपने रिश्तेदारों को क्या राय देंगे? इनको यहाँ रुकना चाहिए या यहाँ से जो है वो चला जाना चाहिए? जिस तरह का अत्याचार इनके साथ हुआ, इस माहौल में ये लोग यहाँ नहीं रह सकते। अच्छा, तो अगर सरकार इनको मतलब इंसाफ नहीं दिलाएगी तो ये यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा, एक बच्ची जो बच्ची है जिसने फिल्म बनाई थी, वीडियो फिल्म बनाई थी, और उसने बड़ी हिम्मत का काम किया था। हाँ, ये तो बच्ची छुप गई थी। जाहिर है बच्चों को हम दिखाना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारे लोगों के दिल आहत हों। लेकिन एक बात जो हमारे जहन में आ रही है दोस्तों, वो ये है कि जब बात देश में अमन और शांति की होती है, अपने अल्पसंख्यकों के हुकूक की होती है, अधिकारों की होती है, उनके राइट्स की होती है, तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन जब किसी अल्पसंख्यक के घर में एक आतंक का माहौल पैदा करके उनके मकानों को ख़रीदने तक की बात, यहाँ मुझे ऐसी सुगबुगाहट नज़र आई, और बाहर कुछ ऐसी अफवाहें कह सकते हैं उनको, वो भी हो सकती है, लेकिन हम ये मानते हैं कि ऐसा कभी कभी होता है कि मकान को ख़रीदने और बेचने की बातें भी होने लगी हैं। मुझे नहीं मालूम कि वो कौन लोग थे, लेकिन मैंने गुज़रते हुए बात सुनी कि शायद मकान को बेचा जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर होते हैं जिनका कोई देश से लेना देना नहीं होता, सियासत से भी कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन पैसा उनकी माई बाप होते हैं। अब हमें देखना ये है कि इस मुल्क में अमन कैसे आएगा, विकास कैसे आएगा, देश में जो है वो हमारे अल्पसंख्यकों की हिफाजत और सुरक्षा कैसे जो है सुनिश्चित की जाएगी। सरकार का कोई आदमी 21 तारीख से और आज तक यहाँ नहीं पहुँचा है, जबकि ये वीडियो इंटरनेशनल लेवल तक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंग्लैंड तक के लोगों ने यहाँ इनको पुरसा किया है, और वो वहाँ से अपनी वीडियोज़ बनाकर भी इसकी भर्त्सना कर रहे हैं और इस पूरे हादसे की निंदा कर रहे हैं। और ऐसे में हमें ये देखना होगा कि जब इंटरनेशनल मीडिया ने इस मामले को कवर कर लिया है, तो क्या सरकार की नाक के नीचे इस हादसे का अभी तक पता नहीं चला, या जानबूझकर इनको इग्नोर किया जा रहा है। हम आपसे अभी रूबरू होते हैं, थोड़ी देर में हम कुछ और इनपुट्स आपको देने की कोशिश करेंगे इस पूरे हादसे के संबंध में। आप हमारे साथ बने रहिए।